थायरॉइड स्टॉर्म बेसिकली है क्या? नथिंग एज आपने शुरुआत ही ऐसी होती है सदा हाइपरथायरॉइडिज्म इज यार। हाइपरथायरॉइडिज्म अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। हाइपरथायरॉइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है ना, जटिलता पॉसिबल है। एंड द हाइपरथायरॉइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन इज नोन एज थायराइड स्टॉर्म मीन्स द तूफान। तो बेसिकली ये बात मेरे को इस नाम से समझ में आ पा रही है कि T3 जो है और T4 जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इतना अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो SNS जो पहले एक्टिवेट हो रहा था बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। इट मीन्स हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, BP बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पेशेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ पहले बढ़ रही थी ना वो सारी ज़्यादा होगी। अरे हाँ ना करो भाई, क्या टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है बॉडी का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा राजकुमार, अगर BP इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, हार्ट रेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो इनकी वजह से जो कंडीशन आएगी विच इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। हेलो, क्या होगा पेशेंट में? लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। पंप ही नहीं कर पा रहा ना भाई, इतना ज़्यादा आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया तो ये फेल हो जाएगा। इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको, कितनी सारा, अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर मान के चलो कि ये ऑर्टा है, इस ऑर्टा के अंदर पुश करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ पहले प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको और प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाना पड़ेगा तो उसके फेल होने के चांसेस है। दूसरा, हार्ट रेट बढ़ रही है तो और कॉन्ट्रैक्शन भी आप बढ़ा रहे हो तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली में जब हार्ट रेट इतनी बढ़ती है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, एक लाइन में आपको लिखाता हूँ, देखो आपसे ना उससे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी तुम्हारी। क्या कि अगर पेशेंट को हार्ट रेट को छोड़ो, BP लो, ओके, मान के चलो कि पेशेंट का अगर BP बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है? BP बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि BP एक्यूट कंडीशन के लिए बढ़ा है या क्रॉनिक कंडीशन के लिए बढ़ा है? एक्यूट मतलब छोटे टाइम के लिए, क्रॉनिक मतलब बड़े टाइम के लिए। अगर BP छोटे टाइम के लिए बढ़ता है, कभी भी बहुत छोटे टाइम के लिए बढ़ता है, तो उसकी वजह से होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्या बोला मैंने? अगर BP छोटे टाइम के लिए बढ़े तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? क्या हुआ? अब तो युद्ध भी खत्म हो गया, वो दुखी, वही तो दुख वाली बात है। कहाँ हो गया वापस? अरे कुछ नहीं, अरे थोड़ा सा ये स्टार्ट नहीं हुआ, वो थोड़ा सा उल्लंघन, एक आध दिन तो उल्लंघन होता ही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आती है, ठीक है। अगर BP शॉर्ट टाइम के लिए बढ़े, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने? BP अगर छोटे टाइम के लिए बढ़े तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा। देखो कैसे, एक्चुअली में ये हार्ट का लेफ्ट साइड, हार्ट का ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इससे क्या जुड़े हुए हैं? लंग्स, ये लंग्स, ओके, कोई इश्यू नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर BP पेशेंट का बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ा तो क्या ये वेंट्रिकल यहाँ प्रेशर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ नहीं कर पाएगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ेगा। तो इन दैट केस एंड में जाके ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? फेल। तो पेशेंट लीड करेगा किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को, पंप करना बंद कर देगा। अच्छा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ेगा, तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इसमें फ्लूइड इकट्ठा होगा दैट इज नोन एज पल्मोनरी एडिमा। तो किसको लीड करेगा? ये पल्मोनरी एडिमा को। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? जब भी BP छोटे टाइम के लिए बढ़ता है, छोटे टाइम के लिए मतलब छोटे टाइम के लिए अगर BP कभी भी छोटे टाइम के लिए बढ़ता है, शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ता है, तो उसके वजह से क्या लीड होगी? LVF होगा। LVF अगर होगा तो उससे पल्मोनरी एडिमा होगा। लॉजिक बना रहा है बात। लेकिन अगर BP लंबे टाइम के लिए बढ़ा हुआ है, लाइक साल 2 साल हो गई, महीना साल बीत गया, तो इन दैट केस फेलियर में नहीं जाता पेशेंट का जो हार्ट है वो अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। बोले कि चलो ठीक है, फेलियर हो जाता है बार बार, इसको अडॉप्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हार्ट अपना साइज बढ़ा देता है। अच्छा, साइज किसका बढ़ेगा? लेफ्ट साइड वाले का बढ़ेगा ना, तो दैट इज लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जान ना दे देना एक आधे का, पानी पी ले मनीष। लेकिन इसकी पीठ पे से 2-3 बार ऐसे ऐसे करना, ठीक है? ओके, बात समझ में आ गई? गर्मी में काले कलर के कपड़े पहन के, ओके, कोई बात नहीं। जो BP अगर BP बढ़ रहा है, BP अगर बढ़ रहा है तो अगर एक्यूट कंडीशन के लिए बढ़ रहा है तो ये है ना बेसिक, ये आपको बस याद रखना है, जीवन भर के लिए याद रखना है, इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साइंस से। मैंने क्या बोला आपसे? अगर BP छोटे टाइम के लिए बढ़ा है तो क्या होगा? वेंट्रिकल फेल होगा। कौन सा? लेफ्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा, ग्रेट है, लंग्स के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर BP क्रॉनिक टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए बढ़े कभी भी, तो बॉडी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, हार्ट अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, हार्ट अपना शेप भी बदल देगा और बदल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा जाएगा इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी।
ठीक है, और उसकी वजह से आगे फर्दर प्रॉब्लम्स आनी हुआ नहीं। अब मैं वो नहीं चीज़ नहीं समझाना चाह रहा, मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। मैंने क्या बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हाइपरथायराइडिज्म था पेशेंट को और हाइपरथायराइडिज्म कॉम्प्लिकेट हो गया। हाइपरथायराइडिज्म कॉम्प्लिकेट होने का मतलब उसकी ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई। अगर हाइपरथायराइडिज्म इतना कॉम्प्लिकेट अगर हो गया है तो दैट विल लीड टू थायरॉइड, दैट विल लीड टू थायरॉइड में T3 T4 बहुत बढ़ेगा, और इतना जब ज़्यादा बढ़ेगा तो एसएनएस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और एसएनएस जब इतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट बहुत बढ़ेगी और बीपी बहुत बढ़ेगा। क्या मुझे बताओ, ये बीपी बहुत टाइम से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ा है? अभी भी बढ़ा है, क्योंकि अभी अभी स्टॉम आया तो बीपी अभी अभी बढ़ा है। और बीपी अगर इतना सारा बढ़ गया है तो इन दैट केस क्या पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर फेलियर होगा तो क्या पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होगा? हाँ, तो यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और अगर पल्मोनरी एडिमा हुआ तो फिर तो सांस लेने में दिक्कत आनी है, फिर तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ जाएगी। तो बेसिकली आप ये समझ पा रहे होंगे कि हाइपरथायराइडिज्म जो है वो कैसे लंग्स तक को इफेक्ट कर रहा है। हाइपरथायराइडिज्म में जाके कहाँ पेशेंट को डिस्पनिया हो रहा है, जहाँ जाके हो रहा है, तो क्या हो गया, थायराइड स्टॉर्म आ गया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, लिखते जाओ, नोट करते जाओ इन चीजों को, ठीक है। चलो, तो क्या इन सब बातों से, ये तो मैंने बेसिक चीजें लिखी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखना शुरू करूंगा। क्या इन सब बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि द थायराइड स्टॉर्म इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? अरे है नहीं भाई, जान जाने का खतरा है ना इसके अंदर, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है। हमेशा जब भी कोई ऐसी कंडीशंस पैदा होती है तो इनके हमेशा ट्रिगर्स होते हैं, बिना किसी ट्रिगर के नहीं हो जाती कोई भी चीज। तो ट्रिगर क्या होगा इनके लिए, तो ट्रिगर ढूंढूंगा मैं, ट्रिगर क्या होगा इन चीजों के लिए। तो ट्रिगर देखो, पहली बात तो आपने जो रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया था किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट कर रहे थे और ट्रीटमेंट करते करते ही हो गया। तो पहला क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। बाय द रेडियो एक्टिव आयोडीन, भाई आयोडीन पहले पड़ा हुआ था और आयोडीन आपने और दे दिया, अपटेक बढ़ेगा और ज्यादा सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से और क्या हो सकता है, कई बार थायराइड स्टॉर्म आ सकता है। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने किसके लिए दिया था, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, आयोडीन 123, आयोडीन 131, ये सब ट्रीटमेंट के लिए दिया था आपने, डायग्नोसिस के लिए दिया था। उसी की वजह से पेशेंट को क्या होगा, थायराइड स्टॉर्म। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करें, पहले बचाव कैसे करते हैं इसके लिए। तो थायराइड जो रेडियो एक्टिव आयोडीन से अगर हो जाए तो इसके लिए बचाव का तरीका है कि जब भी आप ये सारी चीजें दवाइयां दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं, उससे पहले ही पेशेंट का T3 T4 मैनेज करके चलो। जब ये प्रोसीजर किए जाए, इसको देने से पहले क्या कर लिया जाए, पेशेंट का T3 T4 नॉर्मल कर दो, तो पेशेंट की व्यवस्था मैनेज हो सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या करें, तो इसके लिए नीचे लाइन लिख रहा हूं, सो ऑलवेज मैनेज T3 एंड T4 बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि पहले से बड़ा होगा तो और बढ़ने की चांसेस है, लेकिन पहले नॉर्मल कर दोगे, कम कर दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा ना। तो इसलिए क्या बोला मैंने कि ऑलवेज, सो ऑलवेज मैनेज T3 एंड T4 बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन 131। इज दैट ग्रेट? ग्रेट, ठीक है। मनीषा प्राण न दे दिए, अब सबको पता चल गया कोई है मनीषा यहाँ पे, और बहुत बदमाश लड़की है, ऐसे ही पता चल गया किसी को। अब अंकल जी को भेज दूंगा मैं ये वाली वीडियो, उनको पता चल जाएगा फिर। कैसा फंसाया दोस्तों ने जीवन में, कैसे बड़े लोग बैठे मेरे पास है। अब तो बोलेगी भी नहीं है। तो द पहला ट्रिगर क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। ओके, सो द रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आप दे रहे हैं वो कई बार क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। देन सम इलनेस, कुछ बीमारियां, कुछ इलनेसेस जैसे कि MI स्ट्रेस, UTI, MI स्ट्रेस, स्ट्रोक, UTI, ये सब चीजें थायराइड को भी बढ़ा सकती है। बढ़ा देगी तो ऑब्वियसली बात है थायराइड स्टॉर्म आ सकता है। ओके, ग्रेट। या फिर तीसरा आप लिख सकते हो ड्यूरिंग सर्जरी, विद सर्जरी थायराइडेक्टोमी, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन क्या होगी तो मैं थायराइडेक्टोमी के अंदर लिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिगर्स है, 3 ट्रिगर्स मैंने लिखे हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बेसिकली चीज़ें हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली भी हो सकती है, कोई डिजीज हो जाए तो भी हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सर्जरी हो रही हो तो भी हो सकती है। ग्रेट। क्या क्या फाइंडिंग्स पेशेंट में मिलेगी? फाइंडिंग्स इन पेशेंट, जब आप पेशेंट में अगर थायराइड है तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी पेशेंट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? आई थिंक आप लॉजिक लगा पा रहे होंगे। टैकीकार्डिया होगा क्या? अरे हाँ ना करो भाई। हार्ट रेट बढ़ेगी क्या? हाँ। बीपी बढ़ेगा क्या? हाँ। चलो देन क्या पेशेंट में नोजिया हो सकता है? हाँ, सरकारी साइन सिम्टम सारे, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ओके ग्रेट। देन उसके अलावा डायरिया हो सकता है कि हाँ बह जाएगा, एकदम से रह नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? बह जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म में पर्सन क्या रह जाता है? रह जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में बह जाता है। ध्यान रखिए, ठीक है, बह जाना और रह जाना। ओके, तो देन उसके अलावा जी घबराया घबराया रहेगा, इट मीन एजिटेशन। इसके अलावा क्या रहेगी पेशेंट में? एजिटेशन, बड़ा घबराया हुआ रहेगा, एंजाइटी, एजिटेशन, एंजाइटी कन्वर्ट हो जाती है एजिटेशन में, बड़ा मचलने लगता है जी, लाइक परेशान होने लगता है, बेचैन होने लगेगा पेशेंट। ठीक है, एजिटेशन से इन्वॉल्व प्रेजेंट हो सकती है। नाउ द डिलीरियम में जा सकता है पेशेंट। डिलीरियम डिमेंशिया आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में, तो डिलीरियम में पेशेंट जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट जो है एजिटेट होगा। ओके ओके। नाउ द पेशेंट के अंदर फीवर होगा क्या? अरे होगा क्या? डेफिनेटली होगा ना भाई, क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपने बढ़ा दिया, तो इतनी ज़्यादा हीट बन रही है तो फीवर की तरह दिखेगा आपको। और फीवर के साथ में पेशेंट को क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, फीवर विद डिहाइड्रेशन, फीवर विद डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है। डिहाइड्रेशन के होने का रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। बताओ मुझे क्यों भाई रेस्पिरेशन रेट के बढ़ने से डिहाइड्रेशन क्यों हुआ? अरे सांस ज़्यादा छोड़ रहा है, ज़्यादा छोड़ रहा है तो सांस के साथ फ्लूइड ज़्यादा जा रहा है, और फ्लूइड अगर सांस के साथ ज़्यादा बाहर जा रहा है तो इट मीन्स वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, इनसेंसिबल वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, और वाटर का लॉस ज़्यादा करेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। और बाकी फीवर में बॉडी गर्म होती है तो उसके साथ ही वेपर बन के निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन पेशेंट में एक बड़ा इशू हो जाता है। ओके, फीवर होने का रीजन क्या है? ड्यू टू कैलोरी जेनेसिस, ड्यू टू कैलोरी जो जेनेसिस है वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है ना। आपको एक्चुअली में जो लिखा हुआ है ना मेरे बोर्ड पे, वो आपको समझ में आया नहीं है, लेकिन मैंने बोला हुआ है उसके साथ आपको ये सारी लाइनें मैच करनी है, तो ही आपको ये चीज़ें जो है सेंस बनाएगी। ठीक है, अगर आप केवल लिखने फोकस कर देंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैच नहीं करेगी सारी लाइनें। तो मैं लिख भी कुछ भी दूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके साथ लाइनें मैच करनी है आपको। ओके, ना था और क्या हो सकता है पेशेंट में? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाली फाइंडिंग्स आएगी। एलवीएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एलवीएफ की जो फाइंडिंग्स है, एलवीएफ के सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो आप तो वेंट्रिकुलर फेलियर वाले साइन सिम्टम लिख दो सारे। ठीक है, और उसके साथ ही अगर फेलियर होगा तो अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के होने का रीजन क्या है? ड्यू टू, हुआ क्यों? ड्यू टू हाइपरटेंशन क्राइसिस, ड्यू टू हाइपरटेंशन क्राइसिस। व्हाट द आइडिया? किस वजह से हो रहा था ये? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो रहा बहुत ज़्यादा, वो जब इतना सारा जो है थायराइड आ गया तो उसने इतना सारा वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा दिया, तो इतना सारा हाइपरटेंशन हो गया। और एक्यूट हाइपरटेंशन जब भी होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हमेशा क्या होता है? हाइपरट्रॉफी। अच्छा सुने, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के सिम्टम आएंगे और उसके साथ में पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। और अगर पल्मोनरी एडिमा होगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। परिहाना करो भाई। ठीक है, और जितने भी पल्मोनरी एडिमा वाले साइन सिम्टम है ना वो सारे चेक सकते हैं यहाँ पर, वो हमको पल्मोनरी एडिमा पढ़ना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है, अपना टाइम टू वेस्ट करना है। व्हाट द आइडिया? अमेजिंग। चलो क्या ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई? लॉजिकल है आई थिंक, कुछ भी ऐसा है नहीं, हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे चल रहे हैं, हमारा लेक्चर ही कॉन्सेप्ट बेसिस पे, तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें। ओके ग्रेट। नाउ द मैनेजमेंट कर लें, अगर आप इसको मैं स्लाइड को साइड कर दूंगा, थोड़ी देर में लिखने के लिए दे दूंगा मैं आपको। ओके, सो इसके मैं मैनेजमेंट वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट? सोच के देखो मैनेजमेंट क्या होगा। देखो, मैनेजमेंट के नाम पर आपको कोई एंटी थायराइड ड्रग देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट के नाम पर आपको एंटी थायराइड ड्रग तो देनी पड़ेगी, लेकिन अभी एंटी थायराइड ड्रग जो दे रहे थे कौन सी देंगे? प्रोपिल थायोयूरेसिल। यहाँ कौन सी ड्रग यूज करेंगे? प्रोपिल थायोयूरेसिल, जो हमने प्रेगनेंसी में यूज करी थी। लेकिन प्रोपिल थायोयूरेसिल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोपिल थायोयूरेसिल इंजेक्शन की फॉर्म में आती नहीं है, प्रोपिल थायोयूरेसिल इंजेक्शन में नहीं आती, तो उसको कैसे देंगे? फिर एनजी ट्यूब से। कैसे दी जाएगी वो? एनजी ट्यूब से। ऑरल खा नहीं पाएगा पेशेंट, तो कौन से रूट से दी जाएगी उसको? एनजी ट्यूब से। ठीक है, तो एडमिनिस्टर प्रोपिल थायोयूरेसिल बाय
एनजी ट्यूब। तो नर्स का क्या रोल रहा है इसमें? नर्स का रोल है ना एनजी ट्यूब लगानी है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन, और द एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दो क्लाइंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि थायरोइडस्टॉम है तो एनजी ट्यूब के लिए प्रोपिल थायोयूरेसिल देना पड़ सकता है, तो एनजी ट्यूब से दोगे आप। ओके, सो एडमिनिस्टर प्रोपिल थायोयूरेसिल बाय द एनजी ट्यूब। बात दिया गया। क्यों नहीं दे रहे आईवी? क्योंकि आती नहीं, आईवी फॉर्मेशन में आती नहीं है ना, प्रोपिल थायोयूरेसिल बनी नहीं आईवी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलो। प्रोपिल थायोयूरेसिल द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस। प्रोपिल थायोयूरेसिल द ड्रग ऑफ चॉइस इन थायरोइडस्टॉम। बाकी जनरली ड्रग ऑफ चॉइस कौन था? कार्बामेजिन। ठीक है, प्रोपिल थायोयूरेसिल करता क्या है? तो ये मैं वैसे आपको ड्रग्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो प्रोपिल थायोयूरेसिल जो T4 से T3 में कन्वर्जन हो रहा था पेरिफेरल, जो हमने कल पढ़ा था, उसको नहीं होने देता। अब T3 बनेगा ही नहीं तो एक्टिव सब्सटेंस नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। T3 तो T4 तो रह जाओ, T4 से मेरा काम है कि T4 तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देता ही नहीं है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कौन देता? T3। तो T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं होने देता कौन? प्रोपिल थायोयूरेसिल। गॉट द आइडिया? तो उस वाले स्टेप को ब्लॉक करता है। ये हम फार्मा के अंदर पढ़ेंगे, बस अभी मैंने बोल दिया। तो पहला स्टेप आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलो, दूसरा स्टेप में क्या लिख सकता हूँ? पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, और हाइपरथर्मिया अगर पेशेंट को, तो क्या मैं आइस पैक रख सकता हूँ उसके ऊपर, है ना? तो आइस पैक, तो आई विल यूज द आइस पैक, आइस पैक फॉर हाइपरथर्मिया, आइस पैक फॉर हाइपरथर्मिया। कि जो हाइपरथर्मिया उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? आइस पैक यूज करेंगे, ताकि उसकी बॉडी को ठंडा किया जा सके, शांत किया जा सके। ग्रेट, चलो। देन हम क्या यूज करेंगे? पेशेंट में ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सोडा बाइकार। ठीक है, सोडा बाई कार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलो, मुझे बता सकता है कि कोई हाँ ठीक है, अभी तो इसको इतना डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हो जाए पेशेंट में तो क्या यूज करेंगे? सोडा बाइकार। ठीक है, देन आईवी फ्लूइड लगाना पड़ेगा डिहाइड्रेशन के लिए, देन आईवी फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन, अगर जो इनसेंसिबल लॉस हो रहा है उसके लिए आईवी फ्लूइड लगाओ। ठीक है, और जो ट्रिगर्स जो जिनकी वजह से हो रही थी सारी चीजें, उनको ठीक करना है। ठीक है, देन क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिगर्स, तो जिनकी वजह से सारी समस्याएं आई हैं उन्हें ठीक कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्या? हाँ, कौन सी? आईवी प्रोप्रेनोल। कौन सी ड्रग यूज करेंगे हम? आईवी प्रोप्रेनोल। वहां पर कैसे दे रहे थे? ओरल दे रहे थे, लेकिन आईवी प्रोप्रेनोल का काम यहाँ पर क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह कुछ नहीं, ये केवल जो सिम्टम्स है, जो ब्लड, जो टैकिकार्डिया हो गया है ना, ट्रेमर्स जो आ गए, उनको रिलीव कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आईवी प्रोप्रेनोल क्या करेगा? टू रिलीव सिम्टम्स, क्योंकि ये तो बीटा ब्लॉकर है ना। हाँ, दैट्स व्हाई, टू रिलीव सिम्टम्स। ओके, और ये यहां पर खत्म हो गया आपका क्या? सॉरी, थायराइड स्टॉम। आई थिंक यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को। दैट वाज ऑल अबाउट द थायराइड स्टॉम। ठीक है, ग्रेट है, वर्क।